नमस्कार जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, ईरान पर इजराइल और अमेरिका का जो हमला है वो जारी है। मैं फिर बता रहा हूं कि उसके अपडेट नहीं देने जा रहा हूं। आज फिर एक किताब का जिक्र जो युद्धों की विभीषिका के बारे में बताती है, जो बताती है कि अमेरिका ने अपने हितों के लिए कैसे कैसे युद्ध छेड़े हैं, कैसी कैसी अमानवीय वारदातों को अंजाम दिया है। मेरे हाथ में किताब है हिंदी की, सुरेंद्र मनन की, होची का कूची। नाम आपको कुछ अजीब लग सकता है, लेकिन किताब बहुत विशिष्ट है। सुरेंद्र मनन अगर चालू शब्दावली में कहें तो हिंदी की मुख्य धारा के लेखक नहीं है। उनका उल्लेख आपको जो साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में नहीं मिलेगा, उनका उल्लेख आपको फेसबुक की चर्चाओं में नहीं मिलेगा, उनका उल्लेख आपको लेखकों की सूची में नहीं मिलेगा जो अलग अलग लोग बनाते हैं। लेकिन इनकी कुछ किताबें बेहद महत्वपूर्ण हैं, खास तौर पे जो यात्रा संस्मरण हैं, जो अलग अलग जगहों पे जो इन्होंने लिखे हैं, यात्राओं से जुड़ी स्मृतियां या दूसरी तरह की यादें। तो उनकी किताब पहले आई थी अहमद अल हलो कहाँ हो। लेकिन आज मैं जिस किताब का जिक्र करना चाहता हूं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण किताब है। ये दोनों किताबें संभावना प्रकाशन से आई हैं। और होची का कूची जो किताब है, इसका बड़ा हिस्सा वियतनाम पर केंद्रित है। वियतनाम में 60 के दशक में जो अमेरिका ने हमला किया था, तो वियतनामियों ने उसका सामना कैसे किया था, या उसके पहले साम्राज्यवादी शक्तियों के हमले से बचने के लिए अपने देश में उन्होंने कैसी तरकीबें इजाद की थी, इस पे ये पूरी किताब है। क्योंकि अमेरिका के पहले फ्रांस ने भी वियतनाम को जीतने की कोशिश की थी और 1954 में अंततः फ्रांस को लौटना पड़ा। अमेरिकी मदद के बावजूद उसकी हार हुई थी। और 60 के दशक में अमेरिका जो है उसने वियतनाम में दाखिल होने की, घुसने की मूर्खता की। और इस मूर्खता को सही ठहराने के लिए अगले कई बरस उसके राष्ट्रपति और उसके विदेश मंत्री अपने देश से झूठ बोलते रहे और वियतनाम से अमेरिकी सैनिकों की लाशें ताबूत में भर भर के लौटती रहीं। वो सच कैसे उजागर हुआ, इस पर स्टीवन स्पीलबर्ग की एक बड़ी प्यारी फिल्म है, द पोस्ट। कभी उसको भी देख सकते हैं, और भी फिल्में हैं, लेकिन मैं उन पे नहीं जाऊंगा। अहमद ये होची का कूची जो किताब है, ये असल में जो 70 किलोमीटर से ज्यादा के दायरे में वियतनाम के भीतर जो सुरंगें बना रखी थी वियतनाम के बहादुर लोगों ने, उन सुरंगों के भीतर कैसे उन्होंने एक पूरी दुनिया बसा रखी थी। वो जाते हैं सुरेंद्र मनन यात्रा वृत्तांत जिसको कहते हैं, उसको जैसे एक नई ऊंचाई देते हैं। यात्रा वृत्तांत को वह भूगोल से नहीं, इतिहास से जोड़ते हैं, मनुष्यता से जोड़ते हैं और तमाम तरह के युद्धों और उसके पीछे खड़े खलनायकों के मंसूबों से भी जोड़ते हैं। तो जो पहली यात्रा जिसका जिक्र है इसमें, वो सुरंग में उतर रहे हैं और लिखते हैं कि सुरंग का मुहाना घने पेड़ों के झुरमुट तले था। कुछ देर पहले ही बारिश हुई थी और आसपास की गीली भुरभुरी गेरुआ रंग की मिट्टी पर पत्तों से फिसलती पानी की बूंदें अब भी टपक रही थीं। हवा भी सीली और वनस्पति की महक से बोझिल थी। सुरंग के भीतर उतरने के लिए बनी सीढ़ी के पायदान पर जहां तहां काई के चकत्ते जमे थे। हर तरफ फैली हरितिमा में बने इस खोखल के भीतर सीढ़ी के पाए किसी मैली दंत पंक्ति की तरह झांक रहे थे। ये शुरुआत ये बताने के लिए कि कितनी सहज, सरल और कैसी चाक्षुष भाषा में लिखते हैं सुरेंद्र मनन। वो चिकने पायों पर पैर रखते हुए सुरंग में दाखिल होते हैं।
और बिल्कुल उनको उकड़ू बैठना पड़ता है, रेंगना पड़ता है और मोबाइल निकालकर उसकी टॉर्च जलाकर आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे वे कैसे संसार में निकल पहुंच जाते हैं जहां हवा, पानी, रोशनी सब कुछ बिल्कुल नहीं के बराबर है। और इस संसार में अपने हौसले से, अपनी युक्तियों से वियतनाम के लोग, वियतनाम की सेना 10 साल टिकी रही और अमेरिकियों को मजा चखाती रही। तो वो सुरंगों का जो जाल है, एक सुरंग से भीतर दूसरी सुरंग, दूसरी सुरंग से तीसरी सुरंग, एक पूरा शहर, एक पूरी दुनिया, ये होची मिन्ह शहर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पे है, कूची का जंगल कहलाता है। असल में होची मिन्ह आपको याद होगा वियतनाम के पहले राष्ट्रपति थे, बाद में जब अमेरिकी हमले के बाद बने थे। और होची का तो होची मिन्ह शहर से 70 किलोमीटर दूर जो ये सुरंगों का पूरा जाल था, और वो पूरी जीवन पद्धति यहां विकसित कर ली गई थी क्योंकि अमेरिकी हमले से बचने का और कोई तरीका, वो जंगल में नहीं छुप सकते थे। वो चूल्हे जलाते थे तो उनका धुआं जो है अमेरिकियों को उनका सुराग दे देता था और अमेरिका वहां बड़े बड़े बम गिराया करता था। लेकिन जब ये सुरंगें बनी और वहां लोगों ने अपने ठिकाने बना लिए, तब अमेरिकियों को समझ में नहीं आ रहा था कि इससे कैसे लड़ें। वो आते थे, उन जंगलों में घुसते थे, उनको सुरंगों का पता नहीं चलता था। अचानक उनका एक सैनिक गायब हो जाता था, अचानक कोई पेड़ से उनको खींच के ले जाता था, मार देता था। वो भयानक गुरिल्ला लड़ाई थी और इस लड़ाई से बचने के लिए अमेरिकियों ने अंत में जब उनको सुरंगों का पता चला तो सुरंगों में घुसने की कोशिश की, वहां जहरीली गैस छोड़ी, लेकिन अपनी ऊर्जा जरूरतों को लेकर हवा, पानी की गंध से इतने परिचित थे वियतनाम के लोग कि वो उसको भी पहचानते थे कि इस हवा में कुछ मिल गया। वो अपनी सांस रोक के, कम सांस लेके जिंदा रहने की युक्ति निकालते थे। सैगोन नदी का पानी जो है उसको वो पहचानते थे, मिट्टी के भुरभुरेपन को वो जानते थे, कौन सुरंग उस अंधेरे में कहां निकलेगी। रोशनी जैसे उन दिनों उसकी उनकी दुश्मन हो चुकी थी। तो इन स्थितियों में और एक हिस्सा में उसका पढ़ना चाहता हूं जो बताती है कि कैसे, जो बताता है कि कैसे वो लोग रह रहे थे बाहर की दुनिया। दरअसल सुरंगों के इस जीवन में हवा, रोशनी और पानी, इन सब ने एक नया अर्थ ग्रहण अख्तियार कर लिया था। बाहर की दुनिया में हवा का कोई और छोर न था, वह अबाध बहती थी, न उसका कोई परिमाप था न हिसाब, सब जगह सुलभ थी इसलिए महत्वहीन भी थी। इस स्थिति के बरक्स सुरंगों की दुनिया में हवा दुर्लभ और बेशकीमती थी। हवा जीवन का पर्याय किस तरह से है, ऐसा असल में तो इस भूमिगत दुनिया के लोग ही जानते समझते थे। हवा और जीवन को तराजू में रखकर तोलना उनकी दिनचर्या और व्यवहार का हिस्सा बन चुका था और इन दोनों पलड़ों पर संतुलन बनाए रखना उनके लिए निरंतर एक चुनौती। इस मामले में लापरवाही वे कतई नहीं बरत सकते थे। वे इतना तक सीख चुके थे कि सुरंगों में हवा की उपलब्ध मात्रा के एक एक अंश को कैसे बचाना है और कैसे खर्च करना है, सांस लेने में कितनी हवा खींच ली गई है और सांस छोड़ने से हवा कितनी मात्रा में दूषित हो चुकी है, उन्हें इसका भी हिसाब रखने की जरूरत थी। इसलिए अपनी गतिविधियों को भी वे उसी ढंग से संचालित करते थे ताकि उन्हें जल्दी जल्दी और ज्यादा सांस खींचने की जरूरत न पड़े। हवा उनके लिए इतनी दुर्लभ, महत्वपूर्ण और इतनी अमूल्य थी। और रोशनी जीवन में मायने क्या रखती थी, इसका मर्म भी इन अंधकार वासियों से अधिक किसी और ने न समझा होगा। रोशनी जिसका पीछा हर आंख की पुतली करती है, एक हल्की सी झलक, जरा सा आभास मिले तो आंख तुरंत लपकती है उसकी तरफ, उसे लपक कर रोशन हो उठती है। अगर कम पड़ जाए रोशनी तो आंख पुतली को फैला फैला कर ढूंढती है उसे। तो रोशनी, हवा और पानी, इन तीनों के बीच सैगोन नदी में पानी कैसे ठाठे मारता है वो जानते थे।
तो वो इन सबको पहचानते थे और इन सब के बीच अपना जीवन जी रहे थे। कुची के जंगलों से वो बिल्कुल वाकिफ थे और तरह तरह के तरीके उन्होंने निकाल रखे थे। स्पाइडर होल एक बनाते थे जिसमें शत्रु पे अकस्मात हमला किया जाता था। चौंक एंड टुई ट्रैप था, एक ट्रैप था, गहरा गड्ढा खोद देते थे, उसके ऊपर कई सलाखें जड़ देते थे और अचानक सिपाही जो आता था वो गिरकर सीधे सलाखों में पहुंचता था। तो एक तरह का अदृश्य युद्ध वो लड़ रहे थे और अमेरिकी बम वर्षक जहाज, अमेरिका के नापाम बम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। बिगाड़ा बहुत कुछ, मैं माफी मांगता हूं, ना बिगाड़ सके। उन्होंने सब कुछ तहस नहस कर दिया। नहीं तोड़ सके तो नहीं तोड़ सके तो उनका हौसला, नहीं जीत सके तो वियतनाम की जंग। तो दोस्तों एक किताब इसके बड़े हिस्से को और उन नापाम बमों से क्या क्या घटा एक संग्रहालय को बताती है, जहां एक लड़की जिसकी तस्वीर जलती हुई बड़ी चर्चित हुई थी उसकी बात करती है। मैंने केंद्रित रखा इस किताब को सिर्फ अभी इस चर्चा को सिर्फ कुची के जंगलों तक, उन सुरंगों तक, लेकिन इसमें और भी ब्यौरे हैं। नाथुला का जिक्र है, बांसका की बारिश, दिगशाई, बड़ोग सुरंग, सुरंग नंबर 33। ये वो जगहें हैं जो प्राकृतिक तौर पर बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन राजनीतिक और मानवीय ढंग से देखें तो इतिहास के कई अंधेरे सच को उजागर करने वाली, कैसे हुकूमतें, कैसे साम्राज्यवादी ताकतें इनके बीच अपनी जेलें बनाती हैं, कैसे अपने फायरिंग स्क्वाड खड़े करती हैं और कैसे इन सब के बीच लड़ने का जज्बा बना रहता है, संघर्ष का जज्बा बना रहता है, प्रकृति बनी रहती है। दोस्तों बहुत संक्षिप्त चर्चा में इस किताब की होची का कुची कि मुझे इसलिए याद आई कि वियतनाम में आज अमेरिका ने एक आधी सदी पहले जो कुछ किया था, ईरान में वैसी ही तबाही का मंजर इन दिनों दिख रहा है। कहना मुश्किल है कि ईरान अपने संघर्ष को वियतनाम की तरह फैला सकेगा या नहीं, लेकिन मैं कामना करता हूं कि ऐसा हो, क्योंकि दुनिया की भारी से भारी मशीनें, दुनिया के बड़े से बड़े हथियार, दुनिया का तमाम कृत्रिम मेधा के से निकला हुआ जो पूरा साजो सामान है, शायद अब भी मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य के संकल्प, मनुष्य के हौसले के आगे छोटा पड़ता है। देखते हैं ये लड़ाई कौन जीतता है और जीत कर भी कौन हारता है, और आने वाले दिनों में इसका इतिहास कैसे लिखा जाता है। तब भी शायद कोई सुरेंद्र मनन होंगे जो होची का कुची और अहमद अल हलो कहाँ हो जैसी किताबें लिखेंगे। फिलहाल शुक्रिया।